एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नरेशन की क्लास नंबर 4 में। माय नेम इज संदीप केसरवानी। आज फिर से आप सभी लोगों के लिए नरेशन क्लास नंबर 4 में आगे के कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करूंगा। गाइस एक बार कमेंट में बता दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए तो बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। एंड जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम क्लास में हैं, मेरी प्रोफाइल संदीप केसरवानी सर्च करें। सर्च बॉक्स में यहाँ पे संदीप केसरवानी नाम पूरा लिखें। सबसे पहले नंबर पे प्रोफाइल आएगी, कुछ इस टाइप की फोटो लगी हुई, क्लिक करके फॉलो कर ले। प्रोफाइल फॉलो करने से क्लास की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचेगी। राइट एवरीवन? तो प्रोफाइल जरूर फॉलो करें, सभी लोग फॉलो करें, जरूर फॉलो करें, ठीक है। दूसरों से शेयर भी कर दें प्रोफाइल को। यहाँ पे क्लिक करके लिखा है ना शेयर, तो प्रोफाइल पे ही आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा एरो बना होगा। शेयर करें कोड और प्रोफाइल दोनों। दोस्तों आज आपके लिए 2 क्लास ये तो हो चुकी है, ठीक। अनअकैडमी पे एक क्लास और होनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नरेशन में 2 प्रकार के सेंटेंसेस का नरेशन कंप्लीट किया। सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया असर्टिव का, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने कंप्लीट किया इंटरोगेटिव का। मजेदार बात यह है कि असर्टिव और इंटरोगेटिव लगभग एक जैसे ही है, कुछ अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है, एक जैसे ही है दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट किया। बचे हैं 3 आपके सेंटेंसेस। कौन कौन सा? इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। गाइस आज हम ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे। ये तीनों के तीनों आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके ये तीनों उतने टफ नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सीख जाओगे। तो पार्ट 4 तक हम लोगों का नरेशन का पूरा कंप्लीट है। कल परसों 2 क्लास में पता है क्या करेंगे? एक क्लास मतलब दोनों क्लास में हम एक काम करेंगे। 1 घंटे की क्लास में 30 मिनट नरेशन, 30 मिनट वॉइस की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। कैसा रहेगा भाइयों? 30 मिनट नरेशन, 30 मिनट वॉइस, 30 मिनट नरेशन, 30 मिनट वॉइस, यानी कि 2 क्लास में 1 घंटा नरेशन, 1 घंटा वॉइस की प्रैक्टिस होगी। तो कल तैयार रहना भाइयों। नरेशन और वॉइस पढ़ा चुका हूं, पढ़ के आना, पूरा पढ़ के आना। बाद में कहना नहीं सर वॉइस तो पढ़े नहीं। अरे भाई क्यों नहीं पढ़े? पढ़ाया तो मैंने ना। तो पढ़ के आना है, पूरा वॉइस पढ़ के आना है। नरेशन आपका आज खत्म हो रहा है, तो आपकी प्रेजेंस, जब आपकी वहां पे प्रेजेंस का मतलब है कि आपको ये दोनों पढ़े हुए होने चाहिए आप, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात गाइस, आज हम लोग जो अभी शुरू करने वाले हैं इंपेरेटिव, सबसे पहले इंपेरेटिव शुरू करूंगा। तो इंपेरेटिव में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको, उससे पहले जो मैंने 3 कॉमन रूल्स बताए थे ना, 3 बेसिक रूल्स, 3 बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स कहें या तो यूं कहिए कॉमन रूल्स कहिए, ज्यादा सही है। 3 कॉमन रूल्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, याद है ना? 3 कॉमन रूल्स याद है ना? सबसे पहला क्या बताया था मैंने? चेंज ऑफ बताओ पर्सन। दूसरा क्या बताया था? चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा क्या बताया था? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। यहां तक बताया था। तो ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आपके लिए चुटकियों का खेल है, और ऑलरेडी अभी 3 क्लास से इन्हीं का तो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग आए, ठीक है। अब आ जाइए शुरू करते हैं दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस। सो इंपेरेटिव शुरू करें उससे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है उसके बारे में जान लें। ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, वार्निंग देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, रोकते हैं कुछ करने से, है ना, उनको हम कहते हैं। ये तीनों का मतलब होता है रोकना, कुछ करने से रोकते हैं, उन प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना भी हो तो खुद से कोई उपयुक्त ऑब्जेक्ट, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी मोटा मोटा याद रखो कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, एडवाइस ऐसी बातें करते हैं, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये तो हो गई किताबी परिभाषा। मेरे हिसाब से नरेशन में इंपेरेटिव का इंटरचेंज करने के लिए आपको मोटा मोटा 5 शब्द याद रखने हैं। पूछो क्या? MV फर्स्ट पहला शब्द, दूसरा शब्द है LET, तीसरा शब्द है लेट या लेट्स, तीसरा शब्द है डोंट या नेवर, चौथा शब्द है प्लीज / काइंडली। 4 ही हैं यार, 5 कहां से बोल गया मैं? एक ये अलग अलग लिख दिया था, लेट और लेटेस्ट को अलग बोल दिया था।
गाइस ये 4 शब्द याद रखना है, बस 4 शब्द याद रखना है। दुनिया की किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इनमें से किसी से भी होता है, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है, सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो रहा है, लेटस से हो रहा है या लेट्स से हो रहा है, सेंटेंस की शुरुआत डोंट से या नेवर से हो रहा है, सेंटेंस की शुरुआत आपके प्लीज काइंडली के साथ मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी से हो रहा है, आपका जो सेंटेंस है वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा रहेगा भाई साहब, याद रहेगा? अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी से हो रहा है, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है, जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, ओपन द विंडो, ये सब मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से हुआ ना मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से। लेट से शुरू हो, लेट अस से शुरू हो, लेट से शुरू हो, आपने कहा लेट मी गो होम, लेट हिम स्टडी, लेट द प्यून कम इन, है ना, लेट द बेल रिंग, कुछ भी लिख दीजिए, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस डांस, लेट्स स्विंग, लेट्स स्विम, कुछ भी लिख लीजिए, है ना। तो ये शब्द से शुरू हुआ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा वर्ड है दोस्तों डोंट गो देयर, डोंट कम होम, डोंट टॉक टू स्नेहा, डोंट कॉल द पुलिस, डोंट कॉल द दिस, डोंट कॉल द दैट, कुछ भी लिख लीजिए। नेवर टेल अ लाई, नेवर ओपन दिस बॉक्स, नेवर यूज दिस गन, नेवर यूज एनी दैट थिंग, कुछ भी लिख लीजिए, नेवर से शुरू है। आपके प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी 1000 रुपीज, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज कॉल मी, कुछ भी, kindly help me, kindly give me 1000 rupees, kindly help the needy and poor, kindly support them, kindly support this mission, कुछ भी है। मतलब ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले, आप सब देखो मैंने इन्हीं से शुरू किया। तो सबसे पहली चीज, इंपेरेटिव में 2 चीज हमेशा देखा करो। पहला, सेंटेंस इनसे शुरू होना चाहिए। जब सेंटेंस इनसे शुरू होकर दिख गया तो दूसरे नंबर पे फिर देखना है कि सेंटेंस हमारा क्या भाव रखता है। सेंटेंस हमारा ऑर्डर दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि सजेशन दे रहा है कि प्रपोजल दे रहा है, सेंटेंस हमारा कैसा भाव रख रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा। राइट बच्चा लोग? बच्चा लोग, एक इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि भाई चलो ठीक है, इंपेरेटिव का मतलब ये शब्द हमारे हो गए, ठीक है। सेंटेंस हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा, हमने उसी को देखा कि ये हिस्सा हमारा इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा। ये कोई भी जिससे भी शुरू होगा, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है ना, उसी को तो देख के हम सेंटेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। जैसे ही हमने देखा इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड पार्ट हमारा ये सेंटेंस है, ओके फाइन। फिर क्या होना चाहिए? फिर होना चाहिए रिपोर्टिंग ऑफ से चेंजेस के पैटर्न शुरू हो जाते हैं। अब आ जाइए बैक साइड। तो हमने पहला पॉइंट सेंटेंस इंपेरेटिव वाला कौन सा है, क्या है, ये हम पहचान लगा लिए। फिर है पॉइंट नंबर दूसरे पे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना भी हो तो खुद से कोई उपयुक्त ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉल द पुलिस, तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आपको एक ऑब्जेक्ट अपने से लगाना है। कॉल दी पुलिस यानी राम ने ऑर्डर दिया, तो हम क्या लिखेंगे? राम ऑर्डर्ड। अब कुछ भी लिख लीजिए, ऑर्डर्ड मी लिख लीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, राइट एवरीवन। आप मी लिख दीजिए, हिम लिख दीजिए, जो आपको लगता है, टू कॉल दी पुलिस। तो गाइस यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, आपको ये चीज करना है। पहला एक ऑब्जेक्ट अपने से लगा लेना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट है ये दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजें करना है। जब सेंटेंस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो हर जगह पर आपको कंजंक्शन के रूप में टू लगाना है, समझना। थोड़ा सा एक बार बैक साइड आओ जरा, तो कहां गया ये वाला? देखो, इससे जब शुरू होगा ना तो कंजंक्शन तुम्हारा टू होगा। इससे जब शुरू होगा ना, इससे डोंट या नेवर से, तो इसमें कंजंक्शन होगा नॉट टू या नेवर टू। ध्यान से देख लीजिएगा, इससे शुरू होगा ना तब भी कंजंक्शन केवल टू होगा, और इनका अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अलग है इनका पॉइंट। तो मोटा मोटा याद रखो, टू लगा के जोड़ना है इसको। क्यों? क्योंकि भैया जी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आता है, तो कंजंक्शन टू बना दीजिए। ये डोंट में से डू हटा के नॉट टू कर देते। क्यों? क्योंकि आप डोंट के बाद मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म लिखने वाले हो। दैट वाला इसमें आएगा, कैसे आएगा वो समझाऊंगा भी, थोड़ा अलग है ना उसका। तो डोंट में देखो, जैसे लिखा आपने डोंट मेक अ नॉइज,
आपने क्या लिखा, डोंट मेक अ नॉइज। तो आप एक चीज देखो यहां पे, इसकी जगह पे डोंट में से डू हट जाता है, केवल नॉट रखते हैं और यहां से जोड़ते हैं फिर टू लगा के मेक। समझ पाए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने लिखा हुआ है कॉल दी पुलिस, तो कॉल दी पुलिस में ये मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से ही है ना, केवल टू लगा के जोड़ना है, टू कॉल दी पुलिस। समझ रहे हैं? सिंपल भाषा में अगर आप कहीं पे लिखा हुआ है नेवर गो देयर, अभी यहां पे देखो नेवर है, डू वगैरह तो लगा नहीं है, केवल यहां पे डू नॉट था तो केवल नॉट बचा। अब ये केवल ही नेगेटिव वर्ड है तो नेवर का नेवर ही रहेगा, लेकिन मेन वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा के लिखना पड़ेगा, नेवर टू गो। समझ रहे हैं ना, नेवर टू गो। तो कुल मिला के इन शब्दों के डायरेक्ट बाद इन शब्दों के डायरेक्ट बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले टू लगाना है। जब उसके पहले टू लगाओगे तो उसके टू के पहले तो नॉट और नेवर लगाइए। तो ये वही पॉइंट हमने बोला कि कंजंक्शन के रूप में टू लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दैट अभी बताना है, लेटस वाले कॉन्सेप्ट में दैट आता है, अभी कैसे आता है वो आगे सिखा दूंगा, अभी टू वाले याद रखो। फिर लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस का कंजंक्शन टू प्लस V1, अभी यही बताया था। नेगेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन नॉट टू V1, यही बताया अभी हमने। और एक और मजेदार बात देखो, नॉट का मतलब आपको एक रूल हमने एडवर्ब में पढ़ाया है कि हम डबल नेगेटिव्स यूज नहीं करते। पढ़ाया है ना, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताइए? हम डबल नेगेटिव्स यूज नहीं करते, दो नकारात्मक शब्द एक साथ नहीं आते किसी एक सेंटेंस में, पढ़ाया है ना। तो गाइस नॉट शब्द जब आएगा तो आप ये बताओ, फॉरबिड मतलब क्या होता है? मना किया। प्रिवेंट मतलब क्या होगा? रोका। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या हो गया? मना करना। तो ये तीनों शब्दों में चीजों को नकारात्मक किया गया ना। रोक लिया गया मतलब जाने नहीं दिया गया, मना कर दिया जाने नहीं दिया गया, फॉरवर्ड मना कर दिया जाने नहीं दिया गया, मतलब ये शब्द हमारे मना किए गए ना। तो जब आपने ये मना वाले शब्द लिख दिए ना, तो डोंट वाले सेंटेंस में फिर नॉट मत लिखना, क्योंकि ये एक नकारात्मक शब्द आ गया तो अब यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। और जब नॉट शब्द लगेगा तब ये तीनों नहीं लगेंगे। बस ये छोटा सा पॉइंट याद रखो, सबकी प्रैक्टिस करूंगा, घबराना मत, आज ही करूंगा, अभी करूंगा, ठीक। आ जाओ थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से दिमाग में सेट करते हैं इन सभी चीजों को। पहला एग्जाम्पल जो लिखा लिखाया है उसको कर लेते, फिर मैं लिख लिख के कराऊंगा। लिखा हुआ है रोहन सेड टू मी बी हियर ऑन टाइम। रोहन ने मुझे ऑर्डर दिया, तो लिख दिया हमने रोहन ऑर्डर्ड मी। रोहन सेड टू मी का हो गया रोहन ऑर्डर्ड मी, कर दिया। अब देखो बी मेनों की फर्स्ट फॉर्म में कुछ ना करना, टू लगा के जोड़ देना, टू बी हियर का देयर ऑन टाइम। कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने अभी। हिज फादर सेड, अब देखो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, अपने से ऑब्जेक्ट जोड़ो पहले। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, तो आदेश ही दिया होगा। तो हिज फादर ऑर्डर्ड किसको? मुझको। डोंट में से केवल नॉट लिया और मेक अ नॉइज को टू लगा के जोड़ दिया, टू मेक अ नॉइज, है ना। अब ये दूसरा वाला पॉइंट देखो, दूसरा वाला पॉइंट, अभी आपने यहां पे नॉट लिखा इसलिए इस जगह पे ऑर्डर शब्द है, क्योंकि ऑर्डर में आपके दोनों बातें हो सकती है। शोर मचाने का भी ऑर्डर हो सकता है, शोर ना मचाने का भी ऑर्डर हो सकता है। भाई फादर दोनों बात बोल सकता है ना, तो हमें ये बताना पड़ेगा नॉट लिख के कि शोर ना मचाने का ऑर्डर दिया है। समझ पा रहे हो भाई? ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया, किसी का बर्थडे पार्टी है, घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, पिताजी आए, देखे सब सन्न मार के बैठे हुए, एकदम चुप, एकदम चुप्पी। तो पिताजी ने ऑर्डर दिया, अरे बर्थडे पार्टी है, शोर मचाओ, शोर। तो सब शोर मचा के करने लगे, सब करने लगे ना। तो पापा ने शोर मचाने का भी तो ऑर्डर दे सकते हैं। हर पापा खड़ूस नहीं होते। आपको कैसे पता कौन वाले पापा हैं? खड़ूस वाले भी, ठीक ठाक वाले, भाई कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा, तो वहां पे बता दिया नॉट लगा के कि शोर नहीं मचाने का ऑर्डर दिया, ठीक। फिर वहां पे जब आपने यहाँ पे नॉट लिख दिया तो यहाँ पे ऑर्डर शब्द आया। ऑर्डर शब्द पॉजिटिव है, नॉट लगा के हमने सिंगल नेगेटिव बनाया, नॉट लगा के हमने सेंटेंस को सिंगल नेगेटिव बनाया, और सिंगल ही नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखो, ऑर्डर की जगह अगर हम प्रिवेंटेड लिख देते हैं, हम प्रोहिबिटेड लिख देते हैं, हम फॉरबिड लिख देते हैं, तो गाइज ये जो शब्द हैं इसमें तो आपने खुद ही मना कर दिया ना। शोर मचाने से प्रिवेंट किया, रोका। शोर मचाने से मेक अ नॉइज, शोर मचाने से रोका। तो गाइज जब यहाँ पे रोक दिया या प्रोहिबिटेड मना किया,
तो फिर से तो नॉट नहीं लगाओगे ना, क्योंकि नॉट शब्द इसमें भरा हुआ है। अब नॉट इसमें भरा हुआ है तो बस अब नॉट आगे नहीं आएगा। अब नॉट नहीं आएगा तो मामला क्या है, सुनो। मी तो देखो अपने से लगा लिए, इसके बाद देखो यहाँ पे टू नहीं लगाते, पता है क्यों? क्योंकि प्रिवेंटेड एंड प्रोहिबिटेड के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। जैसे ऑर्डर्ड के बाद टू आता है ना, वैसे इनके बाद फ्रॉम आता है। और जब फ्रॉम लिख दिया तो आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद मेन ऑफ की आईएनजी फॉर्म आती है। जीरो एंड में पढ़ाया मैंने, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी। तो प्रिवेंटेड एंड प्रोहिबिटेड लिखोगे तो फ्रॉम और वही मेन ऑफ की आईएनजी लगा के जोड़ दो, समझ गए? प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड लिखोगे तो फ्रॉम लिख के वही मेन ऑफ की आईएनजी लगा के जोड़ दो। और प्रिवेंटेड एंड प्रोहिबिटेड नहीं लिखे, ऑर्डर्ड लिख दिए, तो भैया जी फिर नॉट टू और मेन ऑफ लगा के जोड़ना पड़ेगा। देखो एकदम आसान है, कुछ ना है दिमाग में, बस गहराई से एकदम आराम आराम से जाने दो सेंटेंस को, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, देख लेता हूं कुछ और है, नहीं तो खुद से प्रैक्टिस करवाता हूं। हाँ कुछ और अभी नहीं, तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब आपको सेंटेंस को समझना है, ठीक है ना? चलो, शी सेड टू राम प्लीज ब्रिंग माय बुक। शी सेड टू राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज ब्रिंग माय बुक। चलो जल्दी जल्दी बदलो, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है she said to me have a glass of milk। she said to me comma inverted comma have a glass of milk। ठीक है, तीसरा है I said to Hari don't pluck the flowers। I said to Hari don't pluck the flowers। don't pluck the flowers। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है, बस यही तीन है। चलो ठीक है, चलो भाइयों शुरू हो जाओ, तीनों को बनाना शुरू करो। पहला सेंटेंस है she said to राम प्लीज ब्रिंग माय बुक। तो देखो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक नया रूल बताता हूं। इन जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताओ ना, उसको रूल बना के लिखना पड़ेगा भाई आपको। जब कभी भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं तो उसमें आपको प्लीज या काइंडली जैसे शब्द दिखेंगे। जब कभी भी प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आपके डायरेक्ट स्पीच में दिखे तो हम उस प्लीज या काइंडली की वजह से सेड को रिक्वेस्टेड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे शी के बाद REQUESTED रिक्वेस्टेड कर दिया ना। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, रिक्वेस्टेड कर दिया। शी रिक्वेस्टेड, इसकी जगह रिक्वेस्टेड आ गया, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे राम। अभी आप ध्यान से देखो, रिक्वेस्ट शब्द से साफ पता चल रहा है कि वो विनती कर रहा है ना। तो जब यहाँ पर प्लीज को रिक्वेस्टेड बना के हमने लिख दिया तो अब दोबारा प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज हट गया। अब क्या बचा, ब्रिंग माय बुक। मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म बची, किससे जोड़ोगे, टू से। टू ब्रिंग माय अकॉर्डिंग टू शी क्या हो जाएगा, हर, और बुक का बुक हो गया। समझ में आया? समझ में आया? पहला पॉइंट आया। तो प्लीज या काइंडली शब्द की वजह से उधर साइड रिक्वेस्टेड कर दीजिए और प्लीज काइंडली को हटा दीजिए। ग्रेट। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं मेरे प्यारे भाइयों। सेंटेंस 1 हो गया। सेंटेंस 2, शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। देखो इतना तो समझ में आ गया कि हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क हमारा यहाँ पे है, हमें कुछ नहीं करना, टू लगा के जोड़ लेना होगा यहाँ पे, है ना। टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, इसमें तो कोई मामला नहीं है। नाउ द पॉइंट इज कि भाई ये जो सेंटेंस है ये भाव क्या दे रहा है। अगर शी ने मुझसे कहा कि एक गिलास दूध पी लीजिए, तो आप मुझे बताओ एक लड़की जो मुझसे कह रही है एक गिलास दूध पी लीजिए, क्या वो आदेश दे रही है, क्या वो सजेशन दे रही है दूध पीने का, क्या उसने विनती करी मुझसे दूध पीने का, क्या उसने मुझे ऑर्डर दिया, एडवाइस दिया? नहीं भाई साहब, उसने केवल दूध पीने को कहा।
उसने केवल दूध पीने को कहा है, बस उसने केवल दूध पीने को कहा है, ऑफर नहीं है निशा, ऑफर नहीं दिया, उसने केवल दूध पीने को कहा है। दूध पीने, अच्छा ये बताओ, अगर मम्मी कहती बेटा दूध पी लो, तो क्या मम्मी सजेशन दे रही है दूध पीने के लिए? जो सजेस्ट कह रहे हो तुम लोग, अभी मम्मी घर में बोले बेटा दूध पी लो फिर सोना, ऐसे बोल रही मम्मी, सजेशन दी रही। अरे मम्मी ने केवल कहा भाई, तो यहाँ पे शी का मतलब मम्मी भी तो हो सकता है, तुम काहे बीवी पे जाते हो सीधा? शी में मम्मी भी तो हो सकती हैं? तो गाइस इस कंडीशन में आपका ये जो शी वाला मामला है, शी ने केवल कहा है, तो आपको इस जगह पर लिखना पड़ेगा शी। देखो कहा के लिए हम टोल्ड भी लिख सकते हैं, कहा के लिए हम आस्क्ड भी लिख सकते हैं। आस्क्ड मींस पूछना भी होता है, लेकिन आस्क्ड सेंटेंस, आस्क्ड वर्ड जब इंपेरेटिव में आता है तो आस्क्ड का मतलब कहा हो जाता है, तो शी आस्क्ड मी होगा। इंपेरेटिव में आस्क्ड लिखिए, ज्यादा सही माना जाता है। समझ गए ये लॉजिक? तो कुछ भी नहीं था, लॉजिक बिल्कुल सिंपल था, आप सेंटेंस के भाव के अनुसार बदलिए। अब आप कहेंगे संदीप सर इतना माथा पच्ची करना पड़ेगा क्या इंपेरेटिव पहचानने के लिए? मैं कहता हूं नहीं, अभी जितना माथा पच्ची किया है इतना नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा, और ऑप्शन में मजेदार बात मैं आपको बताऊं, 80% सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब साइड एक ही वर्ड चारों सेंटेंस में लिखा होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब तो पहले से ही उसने सही लगा के दिया है, आपको तो केवल रिपोर्टेड स्पीच का नरेशन बदलना है। समझ गए? प्रीवियस ईयर उठाइए, कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, चाहे आज कोई भी प्रीवियस ईयर का सीजीएल का उठा के देख लीजिए, 20-30 सेंटेंसेस जो आते हैं उसमें रिपोर्टिंग वर्ब 80% सेंटेंसेस में, जैसे अगर आस्क्ड लिखना है तो चारों में आस्क्ड लिखा होगा, ऑर्डर्ड लिखना है तो चारों में ऑर्डर्ड लिखा होगा, समझे? तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम, और बाकी की जो 20% है उसमें किसी में आस्क्ड, किसी में ऑर्डर्ड, किसी में सजेस्टेड, किसी में एडवाइज्ड। तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा, जैसे अभी दिमाग लगाया है वैसे उसमें दिमाग लगाना है कि आखिर मामला क्या बनेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। तीसरे में आइए, आई सेड टू हरी डोंट प्लग दी फ्लावर्स। ऐसा हरी से मैंने कहा, तो मैंने पहले ऑर्डर दिया। आप ध्यान दो, मैंने क्या बताया है, आई ऑर्डर्ड हरी के बाद जब आप यहाँ पे ऑर्डर लिखोगे तो डोंट में से नॉट लिखा जाएगा, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया है। तो किस चीज के लिए ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, नॉट लिख दिया। अब इसमें से केवल नॉट लिख दिया तो बचा क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो टू लगा के जोड़ना है, तो नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। समझ गए? और दूसरा, अगर इसको प्रोहिबिटेड से बना लो, है ना, या प्रिवेंटेड से बना लो, आई प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड, है ना, प्रोहिबिटेड से बना लो या प्रिवेंटेड से बना लो। तो इस कंडीशन में अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब इस कंडीशन में आई प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड किसको, हरी को। अब आपने यहाँ पे मना शब्द लिख दिया है, अब आपको नॉट नहीं लिखना, पूरा डोंट हटा दो और इस प्लग के पहले फ्रॉम लगा लो, फ्रॉम प्लग को प्लकिंग कर दो, प्लकिंग दी, बन गया स्टेटमेंट। कितना आसान है ना? तो ऐसे करके बनाते हैं, कभी भी बनाना इस टाइप से बनाना, कभी मिस्टेक नहीं होगी, इतना आसान है, लिटरली बहुत इजी है। ठीक, तो हम लोगों ने यहां तक अभी कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग रिक्वेस्ट वाला पॉइंट, डोंट वाला पॉइंट, एक और नेवर वाला ले लो, एक नेवर वाला ले लो। जैसे आपने कहा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। ठीक है, अब आपको कुछ ना करना भाई, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, अगर नेवर है नेवर शब्द लिख लीजिए, फिर क्या मिला, टेल मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, उसको मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म को टू लगा के जोड़ दी, नेवर टेल, नेवर टू टेल अ लाई, बन गया हमारा। सिंपल ना? तो सिंपल चीज है वहां पे, सिंपल चीज है वहां पे। टीचर एडवाइस ही तो देता है, जैसे मैं आपको कुछ सलाह देता हूं तो मैं आपको एडवाइस ही तो देता हूं ना। तो गाइस ये बन गया हमारा। ठीक है, चलो
यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया पॉइंट नंबर 1। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर मैडम का प्रयोग होने पर रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करें। आप जब कभी भी किसी को भी सर या मैडम बोलते हैं तो आप हमेशा इज्जत में बोलते हैं। हाँ, इज्जत में ही तो बोलते हैं, रिस्पेक्टफुली तो बोलते हैं। तो राधा सेज टू मी सर गिव मी सम टाइम इन चेकिंग माय प्रोजेक्ट प्लीज। आपने यहां पर प्लीज लगाया, सेज का रिक्वेस्ट हो गया प्लीज की वजह से, और इस सर की वजह से हो गया रिस्पेक्टफुली। सर या मैडम जब कभी भी आया हमको उसके लिए रिस्पेक्टफुली शब्द यूज करना है। तो राधा सेज टू मी, राधा सेज टू मी का हो गया, देखो ये प्लीज है, ये हटेगा तो अपनी छाप रिपोर्टिंग वर्ब पे छोड़ के जाएगा। तो राधा रिक्वेस्ट्स मी हो गया। अब फिर आपने इसकी जगह पे क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली, और फिर मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म फिर मिल गई, टू लगा के जोड़ दो, बात खत्म। मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म मिल गई, टू लगा के जोड़ दो, दैट्स इट, कुछ नहीं बचा उसमें, है ना, सिंपल था। ऐसी मैडम होता तो भी मैडम शब्द हटाते रिस्पेक्टफुली लिख देते। मतलब कहने का ये है कि सर और मैडम शब्द इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता। गॉट दिस पॉइंट? समझ में आया? धीरज ईडी इसलिए नहीं यूज हुआ बेटा क्योंकि ये प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट ही तो बनाओगे भाई, इसका टेंस थोड़ी चेंज कर दोगे। समझ गए? चलो अगले पे आ जाओ। इंपेरेटिव, अगर इंपेरेटिव डू लगा के एम्फेसाइज किया हो तो डू को हटा देते हैं। आपको याद होगा जब कभी भी डू लगा के, अभी मैंने 10 बजे वाली क्लास में पढ़ाया था, थे ना, अभी 10 बजे की क्लास में थे ना तुम लोग? हाँ थे ना? तो 10 बजे की क्लास में बताया था कि डू शब्द लगा के एम्फेसाइज करते हैं, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हटा देंगे। जैसे लिखा ना डू टेक केयर, तो ये डू हटाओ, केवल टेक केयर के पहले टू लगा के जोड़ दो, कुछ नहीं करना। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज आया, प्लीज की वजह से यहाँ पे माय वाइफ रिक्वेस्टेड मी, फिर डू हट गया, टेक ये मेन वर्ब है ना, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ का माय सेल्फ हो गया। समझ गए? कुछ नहीं है, माय वाइफ रिक्वेस्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ, तो आप यहां पर माय वाइफ रिक्वेस्टेड सीधा इसको आईएनजी बना के लिख दो। माय वाइफ सेड, माय वाइफ रिक्वेस्टेड, किस चीज के लिए? टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ, ये भी कर सकते हो। माय वाइफ रिक्वेस्टेड मी टू टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, दोनों सही। समझ गए? ये दो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो मर्जी वो कर दो। डू प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ठीक है ना? एक और एग्जांपल लिख लो, चलो। He said to me, he said to me, comma inverted comma, do have a cup of coffee please, do have a cup of coffee please, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या बनाएंगे भाइयों? ये डू हटा देंगे बस, और टू लगा के जोड़ दो, और क्या करना है? प्लीज है, प्लीज की जगह आ जाएगी यहां पर, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, दैट्स इट। समझ गए? सो सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इतना आसान सा लॉजिक है। अब आपको आ भी जाएगा, मुझे पता है आप सबको आ जाएगा, ठीक है? चल नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला पॉइंट है, अब लेट वाला ध्यान से सुनो, इसमें वो दैट वाला जो मामला फंसा था ना, इसी में आएगा। गाइस अगर लेट से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट या ऑर्डर करेंगे। भाई लेट है, जैसे लेट मी गो होम, अगर आया है कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, तो आप क्या कर रहे हो भाई? इस सेंटेंस में आप क्या कर रहे हो? आप इस सेंटेंस में सजेस्ट करो, आप इस सेंटेंस में ऑर्डर दे रहे हो। और प्लीज अगर प्लीज लेट मी गो होम, तो आप इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो आप ऐसे सेंटेंस को, लेट केवल है, अस नहीं जुड़ा, केवल लेट है, अस नहीं जुड़ा, तो आप टू लगा के जोड़ दो, है ना? टू लगा के जोड़ दो। इसके एग्जांपल्स पहले कर लो। He said to the gatekeeper, let the person come in. ध्यान से समझना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। तो he ordered the gatekeeper, चपरासी को अंदर आने दो, मतलब आदमी को अंदर आने दो, ऐसा उसने गेटकीपर से कहा। तो हमने सेट टू का ऑर्डर कर दिया, द गेटकीपर लिख दिया क्योंकि ऑर्डर दिया उसने, और इसको स्टेटमेंट को सेम लिख दिया, टू लेट द पर्सन कम इन, यानी टू लगा के लेट वाले को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है? अब इसके बाद दूसरा है, ही ऑर्डर्ड द गेटकीपर टू अलाउ द पर्सन टू कम इन। हम चाहें तो लेट शब्द को हटा के इसकी जगह पे टू अलाउ लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें
इस नियम को अच्छे से समझ लीजिए। अगर टू लगा के जोड़ा तो लेट लिख के जोड़ सकते हो, समझ गए, पहला रूल है। और दूसरा, अगर आपने लेट को हटा के आपने इसकी जगह पे टू लगा के अलाउ किया, एक बात याद रखना, ये जैसे होता है टू लेट मी गो होम, सिचुएशन समझो। यहां पे टू लेट मी गो होम होता है, लेट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अलाउ के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लेती है भाई साहब। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, लेट हटा के अगर आपने टू अलाउ कर दिया, लेट हटा दिया आपने, इसकी जगह लिख दिया आपने टू, तो था ही, अलाउ लिख दिया इसकी जगह पे। भाई लेट का मतलब क्या, आप अलाउ ही तो करते हो किसी को, तो टू अलाउ मी अब आपको लिखना पड़ेगा टू गो होम। आप देखो वहां पर पहले टू नहीं था, लेकिन अब टू आएगा यहाँ पे। बस यही पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप किसी को लेट करा, लेट शब्द से क्या होता है भाई, लेट से परमिशन ही तो मांगते, अलाउ ही तो करवाते हो ना। लेट मी गो होम का मतलब क्या है, मुझे अलाउ करो यार घर जाने को। लेट मी डांस विद हिम, इसका क्या मतलब है, मुझे अलाउ करो उसके साथ डांस करने को, है ना। लेट मी या लेट हिम टॉक टू पूजा, उसको पूजा से बात करने दो। लेट अनंदती मैरी विद घनश्याम, तो अनंदती को घनश्याम से शादी करने दो। हर जगह पे कर क्या रहे हैं हम, हर जगह पे अलाउ ही तो कर रहे हैं। तो गाइस जब अलाउ लिखोगे, लेट हटा के अलाउ लिखोगे, तो जो मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म लिखे हो ना, बस उसकी जगह पे टू प्लस फर्स्ट कर लेना, बाकी सेम है, कोई नया नियम नहीं है, बाकी सेम है। तो ये बैक साइड ऑफ ये वही है, टू अलाउ लिखा, अब ये कम का टू कम हो गया, बस हो गया। लेट देखो टू तो पहले भी लग रहा था कंजंक्शन, टू यहां भी लग रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। बस लेट की जगह पे जब लेट है तो भैया सेम कॉपी पेस्ट, क्योंकि लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेट को हटा के अलाउ किया तो भैया जी टू फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब आगे देखो थोड़ा सा, कुछ और देखो, जैसे कल्पना जैसा भाव हो, सब्जेक्ट सपोज वो ये ठीक है, सब्जेक्ट ये हो, जैसे तान्या सेड लेट हिम बी अ लिविंग डेविल, लेट हिम बी अ लिविंग डेविल। तो तान्या सेड का सपोज्ड हिम टू बी अ लिविंग डेविल, इस टाइप से बात होगी। कल्पना का भाव कि लेट हिम बी अ लिविंग डेविल, वो राक्षस हो सकता है या होना चाहिए, कुछ ऐसा। तो इमेजिनेशन है, मतलब क्या, वो लिविंग डेविल हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा वो। भाई कल्पना ही नहीं तो है, एक इमेजिनेशन ही तो है। तो कल्पना का भाव होगा, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट जो है वो लिखना है, सब्जेक्ट जो है वो लिखना है, फिर सपोज शब्द लिखना है सेट की जगह, फिर कोई एक ऑब्जेक्ट लिखना है, ये लिख दिया जो ऑब्जेक्ट उस लेट के बाद लिखा है वो ऑब्जेक्ट लिख दिया, और फिर टू बी लिखना है, टू बी लिख दिया, और वो चीज लिख देना है जो बात उसने कही है। तो अ लिविंग डेविल, समझ गए, ग्रेट। आगे चलते हैं दोस्तों, लेटस वाले को कैसे बनाएंगे, ये आसान है, ध्यान से देख लो, बस कुछ भी नहीं है। लेटस में क्या है कि लेटस को हटाना पड़ता है, इसमें हम लगा नहीं रहने दे सकते, लेटस हटाना ही पड़ेगा। आपका लेटस से शुरू हो सेंटेंस, LET लेट अस हो या लेट्स हो, इन दोनों को हटाकर इनकी जगह पे लिखना है दैट दे शुड या दैट वी शुड। बस ये पॉइंट याद रखो, लेट या लेटस को हटाना है, दैट दे शुड दैट वी शुड लिखना है बस। और दूसरा, लेटस वाला जो सेंटेंस है वो प्रपोजल देता है, तो इसलिए प्रपोजल के भाव आने की वजह से प्रपोज्ड करना पड़ जाता है सेड को, जो इधर साइड लिखा है। और प्रपोज्ड के साथ टू लगा के V1 लिखना, ये पॉइंट याद रखना। माय फ्रेंड प्रपोज्ड टू मी दैट, इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, दैट वी शुड, इतना ही बोला ना मैंने, दैट दे वी जो भी मर्जी लिखना है शुड, तो दैट वी शुड कर दिया। अब देखो गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, माय फ्रेंड प्रपोज्ड, लेटस पूरा हटा दिया, केवल इसको जीरेंड बना के जोड़ दिया, गोइंग फॉर अ वॉक। समझ गए, हाँ या ना। कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको, ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देते हैं, चलो आ जाओ और करते हैं इस पे। राम सेड
to me, let us play cricket. ठीक, कैसे बनेगा? सबसे पहले राम प्रपोज किया उसने लेटस की वजह से टू मी। अब देखो लेटस को हटा रहे हैं, हटा दीजिए, दैट वी शुड इसकी जगह लगा दीजिए, ठीक है, और आगे वर्ड लिख दीजिए प्ले क्रिकेट। बन गया, बन गया। दूसरा देखो, राम प्रपोज्ड टू मी, लेटस पूरा हटा दिया, ठीक, फिर इसको केवल जीरन बना के जोड़ दो। देख, समझ गए? लॉजिक वही है, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, टू नहीं लगेंगे यहाँ, ये टू लगेगा बस। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हटा दिए, राम प्रपोज्ड प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही ना, माय फ्रेंड प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक, तो ये अंडरस्टूड है किसी से। अब अगर मी लिखा हुआ है तो मी तो लिखोगे ही लिखोगे, अगर लिखा है तो लिखा जाएगा, तो हटाना नहीं इसको, ठीक, ये लॉजिक है। तो हमारा लेटेस्ट वाला मामला इस टाइप से सेट हो जाता है। बन गया यार, सारे तो हो गया, बचे ही गया, एक आठ और बचे होंगे, बस हो गया। देख लो, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट इन्विटेशन ऑर्डर का भाव हो अगर इन इंटरोगेटिव में, तो उसको कैसे बनाएंगे? द गर्ल सेड कुड आई हैव योर पेन प्लीज। देखो इंटरोगेटिव है, लेकिन प्लीज जो है केवल इंपेरेटिव में बोला जाता है, तो मामला जो है इंपेरेटिव में चला गया, इंटरोगेटिव का इंपेरेटिव में चला गया, ये प्लीज बन गया रिक्वेस्टेड, ठीक है। फिर सब गेम बदल गया, सीधा मेन वर्ब पे आ जाओ, ये मेन वर्ब है, हैव ना, टू हैव अ पेन, क्योंकि रिक्वेस्ट हो गया ना, उसने रिक्वेस्ट कर लिया उसने। और दूसरा क्या है? हैविंग अ पेन। अगर टू नहीं लिखोगे तो हैविंग अ पेन, टू लिखोगे तो हैव अ पेन, दैट्स इट। समझ में आया? दूसरा इनविटेशन का भी देख लो, वुड यू प्लीज हेल्प मी, इनविटेशन है, रिक्वेस्टेड मी, वुड यू प्लीज, ये सब हट गया, सीधा हेल्प पे आ जाओ। मेन वर्ब से, भाई इंपेरेटिव मेन वर्ब से शुरू है, क्या है? टू हेल्प हर, मी का हर हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू शी। और दूसरा, शी रिक्वेस्टेड मी हेल्पिंग हर, सेम टू सेम, टू हेल्प नहीं लिखना तो हेल्पिंग लिख दो, सेम टू सेम है। समझ गए? सेम टू सेम, गॉट इट? अगले पे आ जाओ, ऑप्टेटिव, ये हो गया इंपेरेटिव खत्म, इतना ही था इंपेरेटिव। नहीं ये लिख, यहां लिख लेना यार, रिक्वेस्टेड टू हैव अ पेन, योर पेन है ना, सेकंड पर्सन अकॉर्ड, तो लिख लो यहाँ पे टू हैव माय पेन, ये माय होगा, ठीक है, ये होगा, आर्टिकल ये नहीं आएगा, वो ऐसे ही है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। हाँ हाँ, वो टाइपिंग एरर है, वो हर जगह काम आएगा, वो जो रूल है वही हर जगह है, वो तो अपनी टाइपिंग है, समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ अलग होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि हाँ यहाँ पे ये हटेगा, ये लगेगा, तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है, तो वो माय है, ठीक है, माय हिज, अब आपको क्या पता, माय ही होगा। कुड आई हैव योर पेन, मतलब सामने से कह रही तो मेरा ही पेन होगा यार, ठीक है। चलो ये हो गया, इंपेरेटिव खत्म। अब शुरू करते हैं ऑप्टेटिव। इंपेरेटिव की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको फिर भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, अच्छे से जाना, प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग, ठीक है। आ जाओ ऑप्टेटिव शुरू करते हैं, एक ही पेज में ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव कुछ है ही नहीं भाई साहब, बहुत इजी है। देखो 4 चीजें ऑप्टेटिव बताती है, विश, ब्लेस, कर्स, प्रे। विश मतलब कोई प्रकार की विश रखी गई हो, ब्लेस मींस आशीर्वाद, कर्स मतलब होता है श्राप या कुछ बुरे तरीके से बोला जाए, जैसे भाड़ में जाओ, अपने काम से काम रखो, ऐसी चीजें है ना, तो ये। और प्रे मतलब ईश्वर से प्रार्थना, ठीक, तो ऐसे कुछ भाव आएंगे। आपको क्या करना है, एक तो ये है कि सेंस देखना है, दूसरा ये है कि सेंटेंस हमारा मे से शुरू होगा और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग मे से शुरू हुआ, अंतिम में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, ये आपके ऑप्टेटिव की पहचान है, ठीक, ये आपके ऑप्टेटिव की पहचान है। क्वेश्चंस कल मिलेगा बेटा गरिमा, आपके पास कोई बुक हो तो उससे प्रैक्टिस कर लो, नहीं है बुक तो गूगल से निकाल लो। कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा, लेकिन कल दूंगा, आज कुछ नहीं दूंगा, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। अब जैसे कि आपने देखा कि सेंटेंस ऑप्टेटिव है, तो ऑप्टेटिव में अब आपको क्या क्या रूल्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, कंजंक्शन दैट लगाना है, समझ गए होंगे कहां पे कंजंक्शन लग रहा है,
रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाना है। दूसरा पॉइंट है कि दैट के बाद आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। अब आप कहोगे सब्जेक्ट कहां पे होगा? अरे भाई ये मे से शुरू होगा, जैसे आपने देखा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो मे आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वाला शब्द आपका सब्जेक्ट है। तो आपको पता है क्या करना है, दैट के बाद पहले सब्जेक्ट लिखना है और फिर ये मे को इधर लिखना है, ठीक। रिपोर्टिंग वो पास्ट में हो तो मे का पास्ट बना लेना, रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो मे का मे रखने देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और फिर क्या बचा, फिर क्या मिला इसके बाद, लिव, मतलब ये पलट देना है, बात खत्म। लिव लॉन्ग लिख दो उसके आगे, वो लिव आपकी V1 है, फिर उसके बाद लॉन्ग कुछ है, बस ये भी तो पलटना है, कंजंक्शन दैट लगा। क्यों आया कंजंक्शन दैट? क्योंकि भैया जी इसमें सब्जेक्ट आ चुका है, जिसमें सब्जेक्ट आएगा उसमें तो कंजंक्शन दैट आएगा ही आएगा, जिसमें सब्जेक्ट आएगा उसमें कंजंक्शन दैट तो आएगा ही आएगा, इसमें सब्जेक्ट आ गया इसलिए दैट आएगा, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखो, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में मे हो या ना हो, इनडायरेक्ट स्पीच में मे माइट जरूर लगाना पड़ेगा आपको। क्यों लगाना पड़ेगा? अरे भाई दैट के बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो बिना वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के आप मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हो? तो आपको अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो माइट लिखना पड़ेगा आपको, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। जैसे आपका सेंटेंस कहीं पे लिखा हुआ है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अब आप देखो यहां पे कहीं मे नहीं है, लेकिन जब इसको लिखोगे ना आप इनडायरेक्ट तो गॉड माइट, ये सब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू कर दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा गॉड माइट ब्लेस यू, जिसके भी अकॉर्डिंग बदलना है, समझ गए? मतलब आपको सब्जेक्ट के बाद मे माइट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही वाला पॉइंट है कि हो या ना हो आपको इनडायरेक्ट में लिखना ही पड़ेगा। अब देखो एग्जांपल्स, फादर सेड टू अस, फादर ने हमसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, कुछ नहीं है, मे गॉड ब्लेस यू। अब एक बात और याद रखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आप विश, इच्छा अपनी प्रकट करते हैं, ब्लेस आशीर्वाद आप किसी को भी दे सकते हैं, श्राप आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन प्रार्थना तो हमेशा ईश्वर से करेंगे ना भाई साहब। प्रे जो होता है वो हमेशा गॉड से होता है, इंसान से प्रे नहीं होता, इंसान से रिक्वेस्ट होती है, और रिक्वेस्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहां पर प्रे है, प्रे होता है गॉड से। तो एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि रिपोर्टेड स्पीच का भाव प्रार्थना का है, तो आप कभी भी नहीं लिख सकते यहां पे कि माय फादर सेड टू अस में लिख दो आप फादर प्रेड अस, गलत। फादर ने क्या हमसे प्रे किया है? नहीं, फादर ने गॉड से प्रे किया, तभी तो आगे लिखा है मे गॉड ब्लेस यू। तो इसका मतलब प्रे शब्द के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट मत लिखना जिंदगी में। अगर ऑब्जेक्ट कुछ लिखा हुआ है नाम किसी का, तो आप ऐसे लिखोगे कि फादर प्रेड एंड टोल्ड अस, ऐसे कर, टोल्ड मुकेश, ऐसे करके कुछ लिख लेना, समझ गए? लेकिन कभी भी गलती से भी उसके बाद ऑब्जेक्ट मत लिखना, क्योंकि प्रेड शब्द का मतलब हो गया कि ईश्वर से प्रार्थना। तो आप ये भी नहीं लिख सकते कि प्रेड टू गॉड, क्योंकि प्रेड होते ही केवल ईश्वर से है, गॉट इट? तो आपका यहां पे हो गया फादर का फादर, सेड का हो गया प्रेड। अब हम इसको तो लिख नहीं सकते, हटा दो, फिर कंजंक्शन दैट लिख दिया। अगर इसकी जगह पे कोई नाम होता, आज की जगह पे कि फादर सेड टू विवेक, अगर होता फादर सेड टू विवेक, तो गाइस हमारा स्टेटमेंट होता फादर प्रेड एंड टोल्ड विवेक, समझ पा रहे हो? फिर होता ये, क्योंकि विवेक नहीं हटाया जा सकता, प्रोनाउन हटा दो, हमें क्या पता किसकी बात कर रहा। फादर प्रेड दैट, गॉड पहले हो गया, मे का माइट हो गया, क्यों? क्योंकि ये पास्ट है, ब्लेस यू, यू अस के अकॉर्डिंग अस हो गया, समझ गए? लॉजिक सिंपल है ना? थोड़ा सा फोकस चाहिए बस, अपने आप दिमाग सेट कर देगा। शी ने कहा यू कीप स्माइलिंग, तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में खिलखिलाते रहो, ठीक। शी सेड, अब शी ने ऐसा बोला तो उसकी ये इच्छा है ना, तुम हंसते मुस्कुराते रहो। तुम विश भी कर सकते हो, तुम ब्लेस भी कर सकते हो, ब्लेसिंग भी है ये। तो शी सेड का हो गया शी विश्ड, कंजंक्शन दैट, यू कीप स्माइलिंग,
आई माइट कीप स्माइलिंग। समझ गए? यू कीप स्माइलिंग का मतलब है मे यू कीप स्माइलिंग। यू कीप स्माइलिंग का मतलब है मे यू कीप स्माइलिंग। जैसे गॉड ब्लेस यू का मतलब मे गॉड ब्लेस यू, तो वैसे यू कीप स्माइलिंग का मतलब मे यू कीप स्माइलिंग। अब मे यू को पलट दो यू में, यू में का यू और मे का माइट, यू बदल के कुछ भी कर लिया हमने, आए कर लिया। समझ गए? तो ये हमारे हो गए सारे ऑप्टेटिव। चलो एक दो सेंटेंसेस कराता हूं, चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा। माय मदर सेड टू माय फ्रेंड, माय मदर said to my friend, my mother said to my friend, may you live long. चलो बनाओ इसका। सेंटेंस 1 हो गया, सेंटेंस 2। she said God grant you success. ठीक है, चलो अभी इनको चेंज करो। माय मदर सेड टू माय फ्रेंड, हमने लिखा माय मदर, क्या किया? सेड टू, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र हो, आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड माय फ्रेंड, अब फिर दैट लगाना है, मे यू को पलट दो, ही और मे का हो गया माइट, फिर क्या हो गया? लिव लॉन्ग। फुल स्टॉप लास्ट में करना है, ठीक? पहला पॉइंट। दूसरे में आ जाओ, गॉड ग्रांट यू सक्सेस, तो हमने प्रार्थना ही तो करी भगवान से, तो हम यहां पे लिखेंगे शी प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट यू सक्सेस, ग्रांट मी सक्सेस। समझ गया? तो ये हमारा लॉजिक यहां पे बन जाएगा। तो इस टाइप से हमने कर दिया। अरे आप गॉड से कह रहे हो तो प्रे कर नहीं, केवल प्रे कर रहे हो बेटा। गॉड शब्द आ गया तो प्रे होगा, बात खत्म। गॉड शब्द आ गया मतलब समझ जाओ प्रे है। समझ गए? ईश्वर से कह रहे तो प्रार्थना कि गॉड ग्रांट यू काम सक्सेस, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। इसका मतलब भगवान दे, आप नहीं, और ना ही आपकी इच्छा से कुछ होगा, ना ही आपके आशीर्वाद से। आप उसकी कामयाबी के लिए भगवान से दुआ कर रहे हो। तो गॉड शब्द आने का मतलब है ईश्वर से प्रार्थना ही तो है मेरे भाई। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लंबी उम्र कौन देगा? भगवान देगा ना, तुम तो नहीं दोगे। तुम ये बात रख रहे हो किससे? भगवान से। तो तुम्हारी बात ऐसे भगवान के पास दी गई, भगवान इसको लंबी उम्र देंगे। इसका मतलब यह है कि मामला ऐसे सेट हुआ, ऐसे नहीं सेट हुआ। मामला पहले यूं गया, तो आप गए भगवान जी की तरफ ना, आपका डायरेक्शन। तो भगवान जी से आप बोलोगे तो क्या करोगे? भगवान जी को आशीर्वाद दोगे, भगवान जी मेरा आशीर्वाद है कि आप उसको लंबी उम्र देते हैं, ऐसा बोलोगे? ओ भगवान जी, ओ भगवान जी, हनुमान जी सुनो, मैं जो है ऑर्डर देता हूं कि आप जो है घनश्याम को 400 साल की उम्र दे दो। बोलोगे ऐसे? नहीं ना। इसका मतलब है कि ईश्वर के तरफ जैसे ही आप सर घुमाते हैं, आप केवल उससे प्रार्थना कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर की तरफ जब कभी भी सर घूमे तो प्रार्थना के लिए ही घूमे और कुछ नहीं। हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। देखो, कर सकती है में भी शक्ति आ रहा है। तो हमेशा ये बात आपको मैं सजेशन के तौर पे बोल रहा हूँ कि ईश्वर की तरफ जब कभी भी आपका सर घूमे, केवल प्रार्थना के लिए और थैंक यू बोलने के लिए, केवल रिक्वेस्ट करो, ठीक है? थैंक यू बोलते हुए, ग्रेटिट्यूड में, एटीट्यूड में नहीं, ग्रेटिट्यूड में। आपकी मनोकामना 101% मैं बोलता हूं कि पूरी होगी, पक्का।
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार ईश्वर को अपना पार्टनर बना के रखो, उससे बढ़िया और सच्चा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। हम हार्ड मास के शरीर खोजते हैं मार्केट में, यार मेरी दोस्त बन जा, इससे बेटर वो है, उसको बनाओ पहले, इसके जैसे लाइन लग जाएंगे। समझ पा रहे हो? चलो कभी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले चलेंगे तुम सबको। ये हो गया भाई, ऑप्टेटिव इतना ही है, खत्म ऑप्टेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव एक है पेज खत्म, लेकिन एक्सक्लामेटरी लंबा चौड़ा है। अब आ जाओ एक्सक्लामेटरी में, 10 मिनट बचा है, निपटा लेते हैं। अगर रह गया एक्सक्लामेटरी तो कल एक्सक्लामेटरी करेंगे, तो फिर आपका फिर नरेशन तक की प्रैक्टिस हो पाएगी, वॉइस की नहीं। फिर वॉइस की प्रैक्टिस भी परसों होगी, और जल्दी निपटा लें तो कल दोनों हो जाए। देखो रिपोर्टिंग में कुछ ना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जानते ही हो क्या है, पहली क्लास पढ़ा चुका एक्सक्लामेटरी। सो एक्सक्लामेटरी क्या है दोस्तों? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ये मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो है एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट, exclaimed with surprise, exclaimed with grief, confessed with regret, shouted with applause, cried out eagerly with, इतनी सारी नौटंकी करते हैं। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेड लिखा है ना, वो इतनी चीजों में बदला जा सकता है। जो सेड है वो आपका इतनी चीजों में बदला जा सकता है। सेड आपका इतनी चीजों में बदला जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। अब इसके बाद देखो, पहला पॉइंट हमने देखा, इतनी चीजों में हमारा सेट बदला जा सकता है, लेकिन बदला किस में जाएगा ये तो बहुत सारे लिख दिए भाई। कुछ नियम कानून समझाता हूं। कंजंक्शन के रूप में दैट लगाना है, हमने सेट बदल लिया, इनमें से किसी में कैसे बदला जाएगा आगे समझाऊंगा। कंजंक्शन बीच में लगा दिया दैट, अब आगे सेंटेंस कुछ लिखना है, दैट लगा दिया, फिर आगे आ जाओ। इंटरजेक्शन अगर इनमें से कोई भी आता है, या और भी है इंटरजेक्शन, लिस्ट दिखा दूंगा अभी, तो इनको हटा दें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल लें, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में बदल लें। और असर्टिव को मतलब है कि जब कंजंक्शन दैट लिखा जाता है तो इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए। ये पॉइंट याद रखना। इस लाइन का मतलब यही है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल लें, मतलब जब दैट लिखो तो तुम इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब खोज के लगा लो। अगर दिया है तो सामने सामने लिख लो, नहीं दिया तो खोजो, मिलेगा उसमें, मिलने से तो ब्रह्मा मिल जाते हैं भाई साहब। तो हमने इसका एग्जांपल समझना है पहले। आओ तो गाइस, मामला ये है कि ये किसके रहने पे क्या करना है भाई। सेड अकेला इतने तो नहीं बदला जाएगा, कुछ कंडीशंस हैं। तो हमारा जो सेड शब्द है वो अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा लिखा होगा, हुर्रा, तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, टेंस के हिसाब से जो भी है, प्रेजेंट पास्ट। अगर हुर्रा लिख के आ गया, जैसे एक एग्जांपल पहले देख लो, है नहीं क्या एग्जांपल? चलो एग्जांपल लिखो, पहले एक एग्जांपल लिखो। राजू said, comma inverted comma, hurrah, I have got my purse। ठीक, आप देखो यहां पे हुर्रा आया ना, ये हुर्रा को हटाना है और हुर्रा का भाव सेट में जोड़ देना। हुर्रा मतलब उसको उसका पर्स मिल गया, उसको उसका पर्स मिल गया, तो इसका मतलब खुशी होगा ना। तो आपको क्या बोलना है कि राजू, राजू एक्सक्लेम्ड, EXCLAI, एक्सक्लेम्ड कैसे? खुशी से, विद जॉय बोलो, चाहे विद डिलाइट बोलो, चाहे विद हैप्पीनेस बोलो, आपकी मर्जी। समझ गए? लेकिन नाउन ही लिखना। तो राजू एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, लिख दिया दैट। अब ये तो हट गया, बचा क्या? आई हैव गॉट माई पर्स, दैट ही हैड गॉट हिज पर्स। है ना? सिंपल है ना? तो ऐसे ही बनाना है कि अगर आपका कुछ भी ऐसा आता है तो आपको ये चीज कर लेना है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक तो जितने भी इंटरजेक्शंस है ना, इधर आओ, ये तो अगर हुर्रा आया तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ओह तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अलास एक्सक्लेम्ड विद सॉरो,
Exclaimed with sorrow. Oh dear, exclaimed with sorrow. Ha 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 ha, exclaimed with amusement. Fie, exclaimed with reproof. Reproof means होता है मतलब छी. आप shame भी कह सकते हो. Exclaimed with shame. Oh goodness, my goodness, exclaimed with surprise. Good gracious, exclaimed with surprise. Bravo, exclaimed with approval. Tit, exclaimed with contempt. Push, exclaimed with contempt. Hum, ये सब है, exclaimed with doubt. ठीक है, जो भी आता है तो exclaimed with disgust. For goodness sake, exclaimed with anger. For God's sake, exclaimed with sorrow. For heaven's sake, exclaimed with sorrow. Good heavens, exclaimed with sorrow. Well done, exclaimed with applause. Oh my God, exclaimed with surprise. Hello, great. Goodbye, bed. Good morning, wish. Good evening, wish. Good afternoon, wish. इतने सारे शब्द हैं. अब टुट होता होगा कुछ यार, अब मुझे क्या पता. इंग्लिश के इंटरजेक्शंस हैं. इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? पहले तो ये जान लो तुम. ये इंटरजेक्शंस हैं. ये जो जितने भी लिखा हो ना, ये सब इंटरजेक्शंस हैं. ये पूरी लिस्ट इंटरजेक्शंस की है सब में. ठीक. अब ये क्या है? इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शन उसको कहते हैं जो जैसा माहौल बने, अचानक मुख से कुछ आवाज निकल जाए. अचानक मुख से कुछ माहौल बना और अचानक मुख से आवाज निकल गई. जो शब्द अचानक निकलेगा वही शब्द इंटरजेक्शन होता है ना. जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, अचानक पैर में चोट लग गई, ठोकर लग गई, हल्का सा ऐसे किए, संभल गए या गिर गए, कुछ भी हो सकता है. तो आप इंग्लिश में बोलोगे अलास, ओह, ऐसे कुछ बोलते हैं ना अपन इंग्लिश में. अभी लड़के लोग हिंदी में तो कुछ भी बोल लेते हैं भाई. वो वाली जो बात हिंदी में बोलते हैं लड़के लोग, वो अपन यहां नहीं बोल सकते. अब वो वाला इंटरजेक्शन नहीं है हिंदी वाला. इंग्लिश में जो अपन बोलेंगे वो यही बोलेंगे. देखो भाई, हिंदी में जो बोलते हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता. पब्लिक प्लेस है भाई. यहाँ पे ये स्टूडेंट ऑडियंस है. स्टूडेंट ऑडियंस एंड फैमिली ऑडियंस के बीच में वो बात नहीं बोली जा सकती जो ठोकर लगने के बाद लड़के लोग बोलते हैं. ठीक. लेकिन इंग्लिश में अपन यही बोलेंगे क्योंकि ठोकर के बाद यही शब्द निकलेगा मुख से. ऐसे ठोकर के बाद हुर्रा 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 मेरे ठोकर लग गई, ऐसे करोगे क्या? नहीं ना. अगर ठोकर लगी तो अलास ऐसे ही निकलेगा. ठीक है. तो ये पॉइंट होता है. हा खुशी में ही निकलता है. ऐसे नहीं कि किसी के हाथ किसी की दादी माँ गुजर गई, आप पहुंचो दादी गुजर गई तेरी, और तेरी दादी गुजर गई, अच्छा वो गुजर गई. ऐसे बोलोगे क्या? किसी की दादी गुजर जाएगी तो वहां क्या, ओ अलास मुझे सुनकर दुख हुआ, ऐसे ही बोलोगे ना. ऐसे थोड़ी हो गुजर गई तेरी दादी, चल अच्छा हुआ गुजर गई, ऐसे थोड़ी ना होता है ना. तो पॉइंट है कि जैसा माहौल वैसे ही शब्द निकलते हैं. इंटरजेक्शन वही कहलाते हैं. ठीक है. हालांकि याद रखना, इंटरजेक्शन सोच समझ के नहीं होना चाहिए. सडन निकलता है तभी. जैसे कोई चीज ऐसे कुछ ऐसा देख लिया और दिमाग में कुछ सोचा नहीं, बस एकदम देख वाओ ऐसे बोलते ना अपन, वाओ. ये वाव जो तुम्हारा निकला ना, ये तुम्हारा इंटरजेक्शन है. ठीक है. समझ रहे हो ना. ये वाव भी तुम्हारा इंटरजेक्शन है. बहुत सारी चीजें. अब वाव तुम क्या देखकर बोले वो तुम लोग जानो, है ना. वाव क्या देखकर बोले वो तुम समझो, वो मुझे उससे मतलब नहीं. लेकिन बोलते हैं ना, वाव कब बोलते हैं? जब हम सरप्राइज्ड होते हैं. तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज. समझ गए? ये होता है. डिपेंड करता है. अब जैसे कोई कहीं जा रहा है, बॉयज कुछ देखकर वाह बोलते हैं, गर्ल्स कुछ देखकर वाह बोलती हैं. जैसे लहंगा दिख गया उनको, वाह क्या लहंगा है, दिला देना, दिला कैसा भाई है, दिला भाई क्या दिलाए? भाई न दिलाता, अपना भाई न दिलाता, दूसरे के भाई दिला देते लहंगे. चलो ये हो गया. सो गाइज हो गया यहां तक. इसके बाद आ जाओ, अब कुछ चेंज करते थोड़े से. अब ये चेंज वाला कल सिखाऊंगा तुमको. आज जाके प्रैक्टिस करो. ये लास्ट एक ही पेज बचा है बस. इसमें मैंने इसका शुरुआती वाला किसी का नहीं लिखा. जैसे राम सेट टू श्याम लिखना है, ये सब इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा है. ठीक है. तो इसकी प्रैक्टिस अपन कल करेंगे. ठीक है. ओके. चलो गाइस, मजा आया आज की क्लास में? एंजॉय किया आज की क्लास को? नरेशन का 99% खत्म हो चुका है, 1% है जिसको शुरुआती 10 मिनट लगेगा कल खत्म करने में, और उसके बाद रिमेनिंग टाइम प्रैक्टिस में जाएगा.
पूरा पढ़ के आना, नरेशन और वॉइस में दोनों के क्वेश्चंस ला सकता हूं। नरेशन तो लाऊंगा ही लाऊंगा, वॉइस में ला सकता हूं, 90% चांसेस है वॉइस के क्वेश्चंस भी लाऊंगा। ठीक, जहां तक लाऊंगा जरूर। ठीक है, तो तैयारी करके आना वॉइस भी। कल ये नहीं कि सर नंबर कम आ रहे हैं वॉइस में, समझ लेना फिर ऑनलाइन डांट खाओगे मेरे से। चलो ओके बच्चों, फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।